नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम सबसे अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मैं किसी राजनीति की, हिंदू मुसलमान की, तालिबान की, अफगानिस्तान की, इनकी बातें नहीं करूंगा। मैं बात करने वाला हूं शिक्षा की, तालीम की, एजुकेशन की, जो हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए और हमारे बच्चों के लिए, उनके भविष्य की नींव मजबूत हो, उसके लिए शिक्षा सबसे अहम है। और अभी कुछ दिनों पहले हमने हर साल की तरह इस साल भी 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया, शिक्षक दिवस। और अब सरकार शिक्षक पर्व के तहत देश भर में सम्मेलन भी करने जा रही है। आज पहले सम्मेलन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और आज के संबोधन में 2 बातें मुझे सबसे अहम लगी। प्रधानमंत्री ने समानता की बात की, बराबरी की, इक्वालिटी की, कि शिक्षा में समानता होनी चाहिए, बराबरी का हक सबको शिक्षा को लेकर मिलना चाहिए। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जन भागीदारी का आह्वान भी किया कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं, देश, समाज एकजुट होकर अगर किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए निकल पड़े तो कोई उसे नहीं रोक सकता। यह जन भागीदारी की ताकत है। और बिल्कुल सही कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। विद्यांजलि 2.0 यानी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके साथ सबका प्रयास, सबको विद्या मिले, यह प्रधानमंत्री ने कहा। और प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलाव के इस युग के हम मध्य में हैं। बदलाव हो रहा है दुनिया भर में, देश में भी उसके मध्य में है। और ऐसे में हमें एक आधुनिक, मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एक नई शिक्षा नीति हमने बनाई है ताकि देश आगे बढ़ सके। उन्होंने नेशनल डिजिटल आर्किटेक्चर का जिक्र किया, एनडीआर, कि डिजिटल माध्यम से सब बेड़ियां, सब बाधाएं तोड़ी जा रही हैं और उसका खाका तैयार किया जा रहा है। और यह अच्छी बात है, लेकिन, और अब यह बड़ा लेकिन है, एक स्टडी आई है। इस स्टडी को स्कूल चिल्ड्रंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग, ये स्कूल, स्कूल चिल्ड्रंस CHOO ऑनलाइन ऑफलाइन लर्निंग सर्वे किया गया। और मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने यह सर्वे किया है। यौद्रेज और रितिका खेड़ा IIT में प्रोफेसर हैं, आज मेरे शो में मेहमान भी हैं। 1.5 साल एक संकट, संक्रमण, आफत काल में हम जिए और इसमें सबसे ज्यादा बर्बाद कुछ हुआ है तो कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस जिस चीज पर पड़े हैं वो आपके मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर, तालीम पर। 1362 स्कूली बच्चे और खासकर उन परिवारों के बच्चे जो हाशिए पर हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, गुरबे, उनके बच्चों की तालीम पर क्या असर पड़ा। 15 राज्यों में यह सर्वे किया गया। असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मतलब देश के सब इलाकों में यह सर्वे किया गया। और क्या पता लगा? आप कहेंगे हां, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर असर तो पड़ा है, पर असर कितना भयावह है यह आपको बताना जरूरी है। 37% बच्चे, 37, 1/3 से भी ज्यादा बच्चे
पढ़ाई लिखाई हुई नहीं उनकी। 1.5 साल से 37% बच्चों ने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की। ग्रामीण इलाकों की बात कर रहा हूं। 19% बच्चे शहरी इलाकों में, मैं शहर में रहता हूं, वो भी 1 हरफ पढ़ाई नहीं कर पाए। 8% बच्चों ने ही ग्रामीण इलाके में रेगुलर ऑनलाइन स्टडीज की, यानी उनकी नियमित रूप पर पढ़ाई लिखाई की। 8% ने 92% रुक रुक कर पढ़ाई हो रही थी। 37% की कोई पढ़ाई ही नहीं हुई। 65% मां बाप ये कहते हैं कि हमारा बच्चा 1.5 साल पहले जितना जानता था उससे कम जानता है आज की तारीख में। 65% मां बाप ये कह रहे हैं। इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है? 48% बच्चे ऐसे हैं, 48% बच्चे वो 1-2 शब्द ही पढ़ पाते हैं। 1-2 शब्द, थोड़ा बहुत का ख ग ABCD, इतना भर ज्ञान है। और हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं, आई है, अच्छी बात है। हम डिजिटल युग की बात करते हैं, एनडीआर की बात करते हैं, पर पिछले 1.5 सालों में क्या हमने अपने बच्चों पर, अपने समाज की जो दूरियां हैं, जो खाई है अमीर और गरीब की, उसे पाटने की किसी ने कोशिश की है? मेरा बच्चा पढ़ता है, नियमित रूप से क्लासेस हुई, ऑनलाइन क्लासेस हुई। गरीब का क्या? भारत में 51% लोगों के पास ही स्मार्टफोन्स हैं, यानी कि जिस पर क्लासेस हो सके, जिस पर वीडियो भी आ जाए। 51% हैं। 31% बच्चे शहरी इलाकों में ऑनलाइन क्लासेस कर पा रहे हैं, 15% है अर्बन ग्रामीण इलाकों में। और ये 51% सुनने में अच्छी फिगर लगती है। अरे भाई 51% लोगों के पास स्मार्टफोन है तो पढ़ाई तो हो सकती है। अरे उनके माँ बाप के पास है, पिता को काम करने जाना है, घर में एक ही फोन है, वो बच्चे को दे पढ़ाई करने के लिए या वो अपनी दिहाड़ी कमाए। डेटा कहने को सस्ता हो रहा है, लेकिन डेटा चाहिए ना, तभी तो पढ़ाई लिखाई हो पाएगी। आपके मोबाइल में उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, वो पैसे नहीं है लोगों के पास। और ऊपर से कनेक्टिविटी सबसे बड़ी समस्या। शहरों में ही कॉल ड्रॉप होती रहती हैं, कनेक्शन ढंग से लग नहीं पाता। गांव देहात में तो ये बहुत दूर की कौड़ी है, अभी बहुत ही दूर की कौड़ी। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं, मैं उनसे वीडियो कॉल नहीं कर सकता। खेत में कहीं जाएंगे, किसी इलाके में कनेक्शन मिलता है, घर में नहीं मिलता। तो क्या पढ़ाई लिखाई हो रही होगी? लेकिन हम सब अनभिज्ञ हैं, हम अपने कोकून में हैं, हम अपने कुएं में हैं। हमें सब चंगा सी लगता है कि ठीक है जी, कोरोना है, काल है, बुरा काल है, ऑनलाइन क्लासेस तो हो रही हैं, तो हमारे बच्चे पढ़ लिख तो रहे हैं। पर जो आखिरी पायदान पर है, जो समाज की जो कतार है, उस पंक्ति में आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके बच्चों का क्या? और इस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। यह प्राथमिकता कभी नहीं बनता। और यही देश का भविष्य है, जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं। तो इस पर आज मैं गंभीर चर्चा करने वाला हूं। वैसे भी हम बहस नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री ने शिक्षक पर्व के इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए क्या कहा, वो सुनिए। शिक्षा में असमानता को खत्म करके उसे आधुनिक बनाने में नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्चर यानी एनडीआर की भी बड़ी भूमिका होने वाली है। एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाना हो या हायर एजुकेशन में एडमिशन,
मल्टीपल एंट्री एग्जिट की व्यवस्था हो या एकेडमिक क्रेडिट बैंक और छात्रों की स्किल्स का रिकॉर्ड, सब कुछ एनडीआर के जरिए आसानी से उपलब्ध होगा। ये सभी ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे न्यू एज एजुकेशन का चेहरा भी बनेंगे और क्वालिटी एजुकेशन में भेदभाव को भी खत्म करेंगे। तो क्वालिटी एजुकेशन में भेदभाव खत्म होना चाहिए, यह भविष्य की बात हो गई। वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं? आज का सबसे बड़ा सवाल, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और पढ़ ही नहीं पा रहे हो तो क्या होगा? पुरानी कहावत है, इसे ही सवाल बनाया है। और दूसरा सवाल, अमीर का बच्चा पढ़े, गरीब का आगे कैसे बढ़े? साधन संपन्न आप जैसे मेरे जैसे लोग तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा, उसका यह हक नहीं है, इसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके युवा चेहरा हैं गुरु प्रकाश, नाम ही गुरु है और पढ़ाते भी हैं। मेरे साथ डॉक्टर रागिनी नायक, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रोफेसर आनंद कुमार, किसी परिचय के मोहताज नहीं, गरीब, शोषित, वंचित छात्रों को आईआईटी में भेजने के लिए तैयार करते हैं, फिल्म बन चुकी है इन पर। मेरे साथ अनुभा सहाय हैं, इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन की, और सबसे खास मेहमान, और आपका मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूं प्रोफेसर रितिका खेड़ा कि आपने ये स्टडी की, ये कड़वी हकीकत देश के सामने पेश की। कम से कम हम सब नहीं तो कुछ लोग तो सोचने पर मजबूर हों। गुरु, प्रधानमंत्री ने समानता की बात की, बराबरी की, जन भागीदारी की बात की, विद्यांजलि 2.0, एनडीआर की बात हो रही है। विद्यांजलि 2.0 छोड़िए, देश के एक बड़े तबके, और उसमें से आप आते हैं, आप उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, हाशिए पर पड़े जो लोग हैं, आप उसी समाज से आए हैं। 37% बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, यह शॉकिंग नहीं है क्या? संदीप जी, शिक्षा एक ऐसा विषय है जो हमारे हृदय के काफी करीब है। मैं दूसरी पीढ़ी का शिक्षक हूँ। मेरे पिताजी शिक्षक, मेरी माताजी स्कूल में शिक्षिका थी, फिर हमें कॉलेज में पढ़ाती हैं। मैं भी पटना विश्वविद्यालय में एक शिक्षक हूँ। तो निश्चित रूप से, और 12 अगस्त 2021 को संदीप जी, YS चौधरी राज्यसभा में सांसद हैं, उन्होंने भी एक प्रश्न उठाया था राज्यसभा में कि कोविड का संकट और लर्निंग आउटकम, उसकी क्या स्थिति है। तो उसका जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने दिया था, और वो भी एक सर्वे के माध्यम से दिया था। आप जिस सर्वे का जिक्र कर रहे हैं वो 1362 ऐसे बच्चों पे हुआ था, और एक सर्वे भारत सरकार ने भी कराया था, शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी के माध्यम से। इस सर्वे में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कौन कौन सी एजेंसीज थी, उसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस, और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षण संबंधी सर्वेक्षण का आयोजन किया गया था। सर्वेक्षण के निष्कर्ष क्या थे, और ये राज्यसभा में सदन के पटल पे रखे गए थे। इस सर्वेक्षण में छात्र, अध्यापक, अभिभावक और स्कूल प्रधानाचार्य, स्कूल प्रिंसिपल, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स सबने पार्टिसिपेट किया था, और लगभग 65% प्रतिभागियों ने कहा था कि कोविड के दौरान जो शिक्षा की प्रणाली रही है वो संतोषजनक रही है। पहली बात। दूसरी बात संदीप जी, इस चीज को एंटीसिपेट सरकार ने पहले ही किया था। 17 मई 2020 में आपको लेके जाना चाहता हूं, तभी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पीएम ई विद्या, मैं आश्वस्त हूं कि आपको जानकारी भी होगी, पीएम ई विद्या नामक एक व्यापक पहल भी शुरू की गई थी। इस व्यापक पहल का अर्थ क्या था कि भाई मल्टी मोड एक्सेस कैसे हम लोग दे सकते हैं। ऑनलाइन की तो एक बात है, लेकिन कम्युनिटी रेडियो, सामुदायिक रेडियो के माध्यम से,
चैनलों के माध्यम से एक समग्रता, एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव अप्रोच हम लोग कैसे तैयार करें, उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं मैं ब्रीफली बताना चाहता हूं। दीक्षा पोर्टल तैयार किया गया, स्वयं प्रभा टीवी चैनल तैयार किया गया, जहां कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक, टीवी चैनल की बात कर रहा हूं मैं, इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूं। रेडियो, सामुदायिक रेडियो शिक्षा वाणी के नाम से शुरू किया गया, जिसमें सीबीएसई का पॉडकास्ट था। एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव था जिसके बारे में हम लोग कम बात करते हैं, डिफरेंटली एबल्ड वर्ग के लिए डेजी। और मैं आश्वस्त हूं कि एजुकेशन फ्रेटर्निटी के जो हमारे लोग बैठे हैं उनको पता भी होगा, डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम साइन लैंग्वेज में NIOS वेबसाइट पे, यूट्यूब पे इसकी व्यवस्था की गई थी। तो एक प्लान 2020 में पैंडेमिक के हिट करने से पहले तैयार किया गया था, और इस प्लान के अनुरूप पिछले महीने अगस्त में एक प्रश्न खड़ा किया गया राज्यसभा में, जिसका उत्तर धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने दिया कि 65% आप मुझसे बेहतर बिहार का ही उदाहरण ले लेते हैं गुरु। बिहार की जमीनी हकीकत से आप मुझसे बेहतर कहीं वाकिफ हैं, मैं ये कंसीड करते हुए आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, दिल पर हाथ रखकर बताना। 65% लोग सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे कि ठीक पढ़ाई चल रही है। आप ई पोर्टल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। 57% शहरी बच्चे, 65% ग्रामीण बच्चे कह रहे हैं कनेक्टिविटी ही नहीं मिलती। और ये तो मैं जानता हूं, मेरा गांव तो, आप तो 1500 किलोमीटर दूर हैं दिल्ली से, मेरा गांव 60 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, और मैं अपने माता पिता से फोन पर ही बात कर सकता हूं, मैं वीडियो कॉल नहीं कर पाता। आप कह रहे हैं 65% संतुष्ट हैं। आंकड़े बताते कम हैं, छिपाते ज्यादा हैं। मैं ईमानदारी की आज बात करना चाहता हूं। संदीप जी, ऐसा है कि अभी आपने 1300 बच्चों की बात की, मैं तो एक ऐसे सर्वे की बात कर रहा हूं, मैं तो उस सर्वे के फाइंडिंग्स को चैलेंज भी नहीं कर रहा हूं। वो सर्वे है और हर सर्वे की अपनी इंटेग्रिटी होती है, हर सर्वे का अपना इम्प्लीकेशन। मतलब बिहार के गांव देहात में हर जगह ऑनलाइन क्लासेस लगातार चल रही थी, चलता है, इंटरनेट चलता है वहां पर। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, मैं तो लगातार ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूं। नहीं, विश्वविद्यालय की बात ही नहीं हो रही, स्कूल के बच्चों की बात हो रही है। अगर यही बात हो रही है, तो मैं भी बताना चाहता हूं संदीप जी कि ये इनिशिएटिव्स लिए गए थे। स्वयं प्रभा हो, शिक्षा वाणी हो, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं। मैंने तो 4 शब्दों का इस्तेमाल किया, संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल है। पर हमारी प्राथमिकता शिक्षा थी क्या, या हम बहुत कुछ फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में बातें नहीं हो रही है? संदीप जी, 17 मई 2020 मैंने कहा, 17 मई 2020 जब ये पैंडेमिक आया था मार्च में हमारे देश में, मई में ही इस क्राइसिस को एंटिसिपेट करते हुए सरकार ने पीएम ई विद्या का रोड मैप तैयार किया गया था, और उसके आधार पे केवीएस, एनवीएस, सीबीएसई, एनसीईआरटी में ये सामूहिक सर्वे आया है। और उसके बावजूद भी संदीप जी मैं बताना चाहता हूं आपको, 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के रिपोर्ट है कि 6143 करोड़ रुपए, और इस स्ट्रेटजी के 4 प्रमुख अंग हैं: मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स मूक, डीटीएच कंटेंट, प्रोविजन ऑफ टैबलेट्स एंड लैपटॉप फॉर 25 लाख स्टूडेंट्स। और ये 25 लाख स्टूडेंट्स कौन है? सोशली और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आने वाले, और डिजिटल क्लासरूम। ये 4 प्रमुख हमारे पॉइंट्स हैं जहां पे 6143 करोड़ का आउटले ऑलरेडी कर दिया गया है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये बात का बतंग, एक सेकंड डॉक्टर रागिनी नायक, क्या बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है? 65% लोग, सरकार ने सदन के पटल पर यह जानकारी दी है कि वो संतुष्ट हैं, दे आर सैटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट्स मेड ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। संदीप जी, मैं समझती हूं कि शिक्षा समाज में और शिक्षा का क्षेत्र तो छोड़िए, किसी भी अपनी नीति में गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने में, जो कि आज आपका एक मुख्य सवाल था, मैं समझती हूँ ये सरकार असफल रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिला जब PMI की रिपोर्ट ने कहा कि 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, और 97% लोग ऐसे हैं जिनकी आय कम हुई है। और मैं कहना चाहती हूँ कि मोदी जी के दावों, वादों, उपलब्धियों और घोषणाओं को सच मानकर उत्सव और पर्व मनाना अपने पैर कुल्हाड़ी पर मारने के समान है, क्योंकि मोदी जी दुकान अच्छी सजा लेते हैं पर उसके पकवान बिल्कुल फीके होते हैं। और मैं उदाहरण से ये बात समझा सकती हूँ, क्योंकि सर्वे और रिपोर्ट्स की बात हो रही है। मैं एक और सर्वे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ
इसी साल मार्च में यूनिसेफ का एक सर्वे आया था जिसने बताया कि कोरोना के आपातकाल से पहले ही 60 लाख बच्चे भारत के ऐसे थे जो एनरोल ही नहीं हुए। आज मोदी जी शिक्षक पर्व मनाने की बात करके झुनझुना बजा रहे हैं कि भैया ड्रॉप आउट रेट कम हो गई। यहाँ 60 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कभी एनरोल ही नहीं हो पाए देश में। यही सर्वे बताता है कि कोरोना काल के दौरान 15 लाख स्कूल बंद हो गए, 25 करोड़ बच्चों का जीवन इससे प्रभावित हुआ। और इसी के साथ जुड़ी हुई एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जिसका शीर्षक है बीटन और ब्रोकन इन्फॉर्मेलिटी एंड कोविड-19 इन साउथ एशिया। ये रिपोर्ट कहती है कि अगर स्कूल क्लोजर्स को आप मॉनेटरी टर्म्स में एनालाइज करेंगे तो जो फ्यूचर अर्निंग है भारत की उसमें करीब करीब $440 बिलियन। गुरु यहाँ पर कह रहे हैं 6,100 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। मैं जवाब दे रही हूँ उनकी बात का ही। $440 बिलियन का नुकसान होगा। और मोदी जी आज बात कर रहे हैं एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स, फ्यूचर अर्निंग्स में लॉस होगा। और समग्र शिक्षा जो अभियान रहा देश का, उसमें ये बताया नहीं गुरुजी ने कि 6,000 करोड़ रुपए का तो कटौती कर दी गई है। भाई 2020 का जो बजट है 99,000 करोड़ से 93,000 करोड़ कर दिया गया। और एक और जो डिजिटल ई लर्निंग का बजट है शिक्षा मंत्रालय का, उसको 604 से घटाकर 469 कर दिया गया। तो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। तो ट्रेडिशनल मोड होगा लेकिन हमारा ध्यान ऑनलाइन लर्निंग की तरफ होगा। और फिर सरकारी रिपोर्ट ही बताती है कि केवल 24% हमारे देश में ऐसे घर हैं जहां इंटरनेट एक्सेस, ग्रामीण इलाकों में ये एक्सेस केवल 4% हो जाता है। नीति आयोग की रिपोर्ट जो है वो बताती है कि देश में 55,000 गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क कवरेज ही नहीं है। रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय की रिपोर्ट ये बताती है कि 36% स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली भी नहीं है। तो आप नए नए फैंसी वर्ड्स एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है। राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी बनती है? नहीं बनती है। सब कुछ केंद्र सरकार करेगी। आप भी दिल पर, मैंने यही सवाल पूछा गुरु से, रागिनी आप भी दिल पर हाथ रखकर कह सकती हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अरे आपके बच्चे पढ़ लेंगे अच्छी जगह, मेरे भी पढ़ लेंगे, गुरु के भी पढ़ेंगे, तमाम नेताओं के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ लेंगे, उनको ऑनलाइन एजुकेशन मिल जाएगी। सवाल यहां पर गरीब का है। मैं जवाब देती हूँ ना। अमीर का बच्चा पढ़े, गरीब का बच्चा आगे कैसे बढ़े, यह किसी भी राजनीतिक दल की, किसी भी सरकार की प्राथमिकता है क्या? कांग्रेस पार्टी 7 साल से सत्ता में नहीं है। मुझे पता था आप ये प्रदेश सरकार पर सवाल जरूर पूछेंगे। क्यों नहीं पूछूंगा? जवाब देती हूँ। केंद्र सरकार एक एजुकेशन सेक्टर में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पर सारे प्रदेशों का आकलन करती है। पिछले साल पंजाब उसमें नंबर 1 पर रहा। उसमें एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी, इक्वालिटी इन एजुकेशन, ये सारे मापदंड रहे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार जो लगातार अपने गाल बजाती है शिक्षा के मामले में, वो जाती है छत्तीसगढ़, वहां के मॉडल स्कूल को देखने के लिए, जहां पर सरकारी 176 सरकारी स्कूलों में डिजिटल ब्लैक बोर्ड्स हैं, जहां पर स्टेट ऑफ आर्ट साइंस लैब्स हैं, लाइब्रेरी है अप टू डेट। तो कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। जो रितिका खेड़ा ने जो ये आंकड़े इकट्ठा किए कि 37% बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा, इनमें छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब का कोई बच्चा नहीं। एक राष्ट्रीय नीति बना ले, स्कूल कब खुलेंगे, एक राष्ट्रीय नीति बना ले कि हमारे ऑनलाइन एजुकेशन कैसी होगी, क्योंकि कोरोना तो अभी जाता हुआ दिख नहीं रहा है। एक राष्ट्रीय नीति बना ले कि बच्चों का वैक्सीनेशन कब होगा, कि माता पिता, ये मैं भी एक माँ हूं, आप भी पिता हैं, कि माता पिता कब भेज पाएंगे। अगर सब कुछ प्रदेश सरकारों को ही करना है तो मोदी जी प्रचंड बहुमत लेके क्या मोर को दाना चुगाने के लिए बैठे हैं कुर्सी पर? ये सवाल जायज है और पूछा जाना चाहिए। गुरु एक क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा, फिर एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा। किसी की प्राथमिकता भी है, हम गरीबों का ख्याल रखते हैं, गरीबी हटाओ, कांग्रेस ने कहा, आजकल आप जन कल्याणकारी नीतियों की ताल ठोकते हैं, पर गरीब और गरीब के बच्चे, किसी भी सरकार, वो आपकी हो या विपक्ष की सरकार हो, वो प्राथमिकता है भी क्या? नहीं संदीप जी, मैंने गंभीरतापूर्वक अपनी बहन, बड़ी बहन की बातों को सुना। मैं बताना चाहता हूं कि आपने राजनीति को दुकान से तुलना करना, ये कोई कांग्रेस का ही व्यक्ति कर सकता है कि राजनीति को भी कोई व्यापार और व्यवसाय के रूप में देखे। ये कांग्रेस के ही व्यक्ति से ऐसा अपेक्षित है। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। मैं बता दे दूं कि भाई 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाया गया था पिछले साल भी। इस साल भी आपने कहा कि लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, मैं बिल्कुल उससे डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस दिशा में कदम उठाया गया है। पिछले 7 साल में, रागनी जी, मैं बताना चाहता हूं आपको कि 43 करोड़ बैंक अकाउंट खुले हैं।
उसमें 55%, 55% गरीब के बच्चों की शिक्षा किसी भी राजनीतिक दल की प्राथमिकता है क्या? सवाल मेरा ये था। उन्होंने कुछ प्रश्न खड़ा किया संदीप जी, मैं बस उसका उत्तर दे रहा था। शिक्षा किस सूची में है संदीप जी? मैं अभी आपने बताया कि शिक्षा संविधान की संवटी सूची में है। हाँ। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है और राज्यों की भी है इस बात पे। हाँ। राज्यों की भी है जिम्मेवारी, और केंद्र सरकार ने लगातार गाइडलाइंस दिया था संदीप जी। और कितना डिटेल गाइडलाइन था प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए, दिशा निर्देश। नहीं, गाइडलाइंस अपनी जगह होती हैं। हमारे नीति निर्धारकों को क्या ये इल्म नहीं है कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा पिछले 1.5 साल से? संदीप जी, आज भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा हो रहा है। ये किस बात का परिचायक है कि हमारे यहाँ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले की तुलना में और मजबूत हुआ है, और काम होना है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से हमारा ये प्रयास है कि हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर और इंटरनेट कनेक्शन पहुंचे, 4G स्पीड इंटरनेट पहुंचे, वहां पे डेटा पहुंचे, वहां पे डिवाइस पहुंचे, वहां हाँ तो पहुंचे ना, वही फ्यूचर टेंस की बात हो गई। अब ऋतिका खेड़ा, मुझे ये बताइए आपको जरूरत क्यों आन पड़ी कि आप ये सर्वे कराएं? सरकार भी अपना एक सर्वे करा रही है जिसका जिक्र गुरु प्रकाश ने किया, और आपका सैंपल साइज जो 1362 स्कूली बच्चे हैं, क्या ये अपने आप में मुकम्मल है? क्योंकि गुरु ये इशारा कर रहे हैं कि नहीं, ये सैंपल साइज बड़ा छोटा है। जी, उनकी बात सही है कि सैंपल साइज छोटा है, लेकिन अगर इसको बढ़ा भी दें तो हमें काफी विश्वास है कि जो इसके निर्णय हैं वो बहुत ज्यादा नहीं बदलेंगे। और इसका कारण ये है कि साथ में अभी इस फिलहाल एक और यही क्वेश्चनर लेके, प्रश्नावली लेके 3 राज्यों में और सर्वे हो रहा है, और वहां पे जो परिणाम आ रहे हैं वो भी इसी के तरह हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप इससे पहले के नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़े देख लीजिए, या आप असर जो सर्वे है जिसमें बहुत बड़ा सैंपल साइज है दोनों में, तो उसमें आपको पता चलेगा कि एनएसएस का जो डेटा था उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 6% घरों में इंटरनेट एक्सेस था, और शहरी क्षेत्रों में 42% के पास इंटरनेट एक्सेस था। 2019 का लोक नीति का सर्वे है जिसमें हमें पता चला कि 1/3 घरों में स्मार्टफोन है, और यही आपको हमारे सर्वे में भी दिख रहा है कि स्मार्टफोन की ओनरशिप ही नहीं है। तो अगर ऑनलाइन कुछ भेजा भी जा रहा है, जिस पर प्रोफेसर गुरु प्रकाश ने बात बताई, तो बंदे के पास स्मार्टफोन होना जरूरी है। एक और पहल थी सरकार की तरफ से कि टीवी पे कुछ प्रोग्राम चलाने की कोशिश की, लेकिन हमारे सर्वे में ये भी आया कि सिर्फ 1% बच्चों ने टीवी पे कुछ शिक्षण अपना वो किया है। एक्चुअली जब से हमारा ये रिपोर्ट निकला है कल, आपको ताज्जुब होगा कि बहुत सक्षम घर के माता पिता हमें लिख रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये सर्वे किया, क्योंकि हमारे बच्चे जिनके पास न डेटा का प्रॉब्लम है, डेटा के लिए पैसे की कमी नहीं, इंटरनेट कनेक्शन की कमी नहीं, डिवाइसेस की कमी नहीं, एक टेबल पे उनके पास 2-2, 3-3 डिवाइस हैं, वो बच्चे भी उनकी पढ़ाई उनको बहुत मुश्किल लग रही है ऑनलाइन मोड में। हालांकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। हमारे जो सैंपल में बच्चे मिले जिनका ऑनलाइन क्लास 8% था, उसमें ऑनलाइन के नाम पे क्या है, मैंने एक देखा व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया था टीचर का, खरगोश और कछुए की कहानी पढ़िए। ये है ऑनलाइन टीचिंग मटेरियल जो कहीं कहीं पर जा रहा है, कहीं कहीं पर YouTube के लिंक भेज दिए जा रहे हैं, और इससे पढ़ाई कुछ बच्चों की हो सकती है। अगर आप 6ठी से 8वीं में बच्चे हैं, आपको पढ़ना लिखना आ गया है, तो आप ऑनलाइन वीडियो से काफी कुछ शायद सीख पाएंगे। लेकिन दिल्ली में जब मैं गई थी एक यहाँ मुनीरका के पास, वहां पे एक बच्ची मिली जिसने बताया कि हाँ, मैं स्कूल मेरा नामांकन हुआ था पिछले साल, और जिस दिन नामांकन हुआ उसके अगले दिन लॉकडाउन हो गया। वो लड़की एक भी दिन स्कूल नहीं गई है। और ये सिर्फ देखिए ऋतिका, मैं सिर्फ शहरों में भी दिक्कत है, पर मैं पेंडेमिक भी एक फैक्टर इन उसे करना चाहूंगा इस महामारी को। पर जब आप मुझे बताती हैं, और ये सरकार भी नहीं नकार रही, ग्रामीण इलाकों में 6% इंटरनेट कनेक्टिविटी पेनिट्रेशन है, वहां स्मार्टफोन नहीं है,
वहां बच्चे पढ़ कैसे पाएंगे? 65% आप ही का सैंपल कह रहा है। माँ बाप कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जितना पेंडेमिक से पहले, कोरोना से पहले जानते थे उससे कम हो गया है। 48% ग्रामीण इलाकों में बच्चे कुछ शब्द, कुछ हरफ ही पढ़ पा रहे हैं। तो दिस इज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। और ये सामाजिक जो खाई है ये और चौड़ी हो रही है। बिल्कुल नहीं, ये हमारे इस जेनरेशन, इस पीढ़ी का अभी का समय और उनका भविष्य दोनों हम बिल्कुल उनको उनके भरोसे छोड़ रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि हमें इनकी बिल्कुल परवाह नहीं है। अगर आज भी हम इस नतीजे को नकारने में लग जाए या उसको बहाना बना के कोई ना कोई तरीका निकालने के डिबेट में हम अच्छे लगे और एक्चुअली वास्तव में जो नीति है उस पर ध्यान ना दें, और इसमें दोनों केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है? जैसे गुरु कह रहे हैं कि इंडिया में डिजिटल पेनिट्रेशन तो हो गई, डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है खातों में, पर ये अपने आप में क्या एक होलिस्टिक पिक्चर देता है? एक घर में फोन हो, उससे चलिए जी रुपए या फोन पे से आपने डिजिटल पेमेंट कर दी, लेकिन उसमें पढ़ाई भी हो जाए, सारे काम हो जाए, वो घर में कनेक्शन मिल भी रहा हो, अड्डे पर, बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर मिल जाता है वो कनेक्शन। हमारी कोई दूरगामी सोच है इस बात को लेकर, इस डिजिटल डिवाइड को पाटने को लेकर? आपके सर्वे ने कुछ संकेत दिए? नहीं, देखिए, हमारे सर्वे में हमें ये समझ आ रहा है कि डिजिटल पे निर्भर रहने से अच्छी शिक्षा मुमकिन नहीं है। बहुत कम बच्चों के लिए मुमकिन है। अच्छी शिक्षा के लिए आपको घर में या स्कूल में अच्छा वातावरण चाहिए, जहां पे आप शांति से मन लगा के पढ़ सकें, जहां आप अटकते हैं आपको कोई राह दिखाने वाला मिले, आपका हाथ पकड़ के क लिखना सिखा दे। ये सारी चीजें ऑनलाइन डिजिटल अगर हम व्यापक रूप से लोगों तक पहुंचा भी दें तो भी बहुत दिक्कत आएगी। मैं ये नहीं कह रही नामुमकिन है, लेकिन जो शुरुआती शिक्षा के साल होते हैं उसमें न सिर्फ हम पढ़ना लिखना सीखते हैं, हम सामाजिक व्यवहार भी सीखते हैं। हम सीखते हैं कि हाथ धोने से, मध्याह्न भोजन खाने से पहले हाथ धोने से बीमारी कम होगी। वहां पे पोषण की भी व्यवस्था है सरकारी स्कूलों में, और ये भी है कि आपको लाइन में लगना चाहिए। इस तरह का शिष्टाचार भी और अनुशासन भी तो क्या हमारी एक पीढ़ी, हाँ प्रोफेसर आनंद, क्या हमारी एक पीढ़ी और खास गरीब वर्ग जो है, और गरीब वर्ग का बेटा क्यों ना पढ़े भाई? हम जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गरीब, खास गरीब वर्ग की मैं बात कर रहा हूं, उस गरीब वर्ग की एक पीढ़ी तो बिल्कुल पीछे जा रही है। म्यूट कर दिया है प्रोफेसर साहब आपने, अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है और ये सच्चाई को हम लोग झुठला नहीं सकते हैं कि आज गांव में या दूर दराज इलाकों में या शहर के भी कोने किनारे इलाकों में जो स्कूल चल रहे हैं, सरकारी स्कूल तो है ही, जो समस्या अभी रितिका जी ने उठाया, छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल के बच्चों के पास भी जो 200-400 रुपया दे के पढ़ते थे, डिवाइस का प्रॉब्लम है और पढ़ाई रुक गई। लेकिन अब जो अभी आपने सबसे अच्छा वर्ड बोला कि भाई अच्छी बात बोली कि इसका दूरगामी क्या समाधान है। अब जो भूल हो गई सो हो गई, चूक गए लोग, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं और ये समझिए कि गरीबों को तो ये दर्द उठाना ही पड़ता है। जब कोचिंग की बात होती है कि अच्छे कोचिंग में IIT के लिए, नीट के लिए तैयारी करने जाइए, तो वहां भी अमीरी गरीबी का आप खाई फिर दोबारा भी देख सकते हैं। जब कोरोना का संकट आ गया तो हर जगह ये खाई आपको मिल जाएगी अमीर और गरीब के पढ़ाई में। तो इसके लिए दूरगामी जरूर उपाय होने चाहिए। और नहीं देखिए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग प्रोफेसर आनंद, अगर गलत हूं तो मुझे मेरी भूल सुधार कीजिएगा। गरीब का बच्चा जब पढ़ाई करने जाता है तो बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। आप जैसे शिक्षकों को, उनके माँ बाप को प्रोत्साहित करना पड़ता है कि नहीं। गरीब क्या सोचता है कि बच्चा है, एक और वर्किंग हैंड मिल गया, 2 हाथ और मिल गए, मजदूरी करेंगे। चाहे हमने बाल मजदूरी बंद कर दी हो, लेकिन कड़वी हकीकत है वो काम करेंगे, घर में 2 पैसे लेकर आएंगे। उनको स्कूल तक पहुंचाना ही पहले बड़ी चुनौती थी,
और यहां 1.5 साल से वो स्कूल जाना ही बंद कर दे, तो आप मजदूरों की संख्या, तादाद बढ़ा रहे हैं, शिक्षकों की संख्या घटा रहे हैं, उनके जॉब एवेन्यूज, अपॉर्चुनिटीज जिंदगी में उनको खत्म कर रहे हैं। नहीं, आपका बोलना सही है। ऐसी स्थिति के लिए कोई ना कोई तो अब हम लोगों की चर्चा होनी चाहिए कि क्या समाधान, कैसे इस खाई को पाटी जाए। हमारी बीजेपी की सरकार इसके लिए क्या कर रही है, समाज क्या कर सकता है, इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। और ये अच्छा मंच है, इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा गवर्नमेंट से हाथ जोड़कर कि देखिए टेस्ट के साथ भी यही हो रहा है। ऑनलाइन सारे टेस्ट हो चुके हैं, जेई मेन के, जेई एडवांस के सारे टेस्ट ऑनलाइन हो चुके हैं। अब गरीब के पास नेटवर्क नहीं है, गरीब के पास इंटरनेट नहीं है, उसके पास प्रैक्टिस के लिए लैपटॉप नहीं है, तो बेचारा अचानक कैसे जाके वो ऑनलाइन टेस्ट दे देगा आईआईटी का, जेई मेन का, नीट का। इसलिए एक ऑफलाइन टेस्ट पेपर पेन वाला भी रहना चाहिए। तो और साथ साथ जो ये विषय है, तो ये विषय पर तो चर्चा कर रहे हैं, उसके एडिशनल हम बोल रहे हैं कि टेस्ट में भी परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि गरीबों के पास डिवाइस नहीं है, उनके पास बिजली प्रॉपर नहीं है, बहुत कुछ नहीं है जिससे वो बिजली कहाँ आती है? कनेक्शन तो सारा डिजिटल इंडिया बिजली पर आधारित है। बिजली नहीं होगी तो क्या करेगा? बिजली नहीं है तो उसके साथ बहुत प्रॉब्लम है। और इस समस्या का समाधान के लिए हमारे बीजेपी के गुरुजी बैठे हुए, वो जरूर बताएंगे और जरूर कुछ करेंगे। उनसे रिक्वेस्ट है कि बात सरकार तक पहुंचाए। और आज जो रितिका जी ने समस्या उठाया, उसका समाधान मिलजुल कर समाज के स्तर पर, सरकार के स्तर पर जरूर निकाली जाए। खाई है, इस बात को मैं मानता हूं, खाई है। और देखिए, ये मीन में एक निकालने का वक्त भी नहीं है अनुभव। हमें दरअसल एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। देखिए, नीति आयोग या शिक्षा मंत्रालय में बैठे अफसर शाह, उनको असल हकीकत से वो कितना वाकिफ हैं, मैं उस पर ज्यादा तल्ख टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन ये हवाई बातें, ये कमरे में बैठकर सारी प्रोजेक्शंस कर देना, वो जमीन से काफी जुदा हैं। सिर्फ मैं यहां तक अपनी बात सीमित रखना चाहूंगा। लेकिन क्या ये रॉकेट साइंस थोड़ा है? अगर हम समस्या को समझ लें तो निदान निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। गलत तो नहीं कह रहा अनुभव में? जी बिल्कुल संदीप जी, बहुत अच्छा आपने एक ये डिबेट रखा है, और ये एक्चुअल में बहुत बड़ी समस्या है, जिसके बारे में हम काफी टाइम से गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से भी हम इस बारे में बोल रहे हैं कि बहुत से बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो गए हैं ड्यू टू डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड इसका सबसे बड़ा एक कारण है। दूसरा कारण है बच्चों की फीस, जो बहुत पेरेंट्स जॉबलेस हैं, वो दे नहीं पा रहे हैं फीस। तो ये दो रीजन से बहुत से बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो गए हैं इंडिया में। और लास्ट 75 ईयर्स में इंडिया में अगर बिजली आ गई होती गांव शहरों में, छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स में, हमारी गवर्नमेंट जितनी भी रही है, अभी की गवर्नमेंट या पिछली गवर्नमेंट, इन्होंने कभी भी एजुकेशन और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज दिया होता तो ये बच्चे। मैं एक और कड़वी बात कह देता हूं अनुभा, ध्यान क्यों देंगे आप? किसी राजनेता, मैं अपनी भी बात करूंगा, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहा भाई अपने बच्चे को? क्योंकि वहां पर मेरे नजर में वो शिक्षा दी ही नहीं जा रही। तो मैं प्रेस्टिजियस तथाकथित ये 5 स्टार प्राइवेट स्कूल्स में ही पढ़ाऊंगा। बिल्कुल, गरीब का बच्चा पढ़ा है जी सरकारी स्कूल में। फिर बता देंगे जी मनमोहन सिंह भी सरकारी स्कूल में पढ़े थे, वो भी देखो प्रधानमंत्री बन गए। इक्का दुक्का उदाहरण देकर आप अपना राजनीतिक नैरेटिव चला देंगे और अपने सारे बच्चों को, तमाम केंद्रीय मंत्री वो एनडीए के हों या मनमोहन सरकार में यूपीए के हों, सबके बच्चे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, बर्कले, ऑस्ट्रेलिया, सब यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। गरीब का बच्चा यहां पढ़ता रहे, वो आज वो पढ़ भी नहीं पा रहा। दर्द इस बात का है। बिल्कुल है। और इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको मैं बताना चाहूंगी। जो आरटीए, सर्व शिक्षा अभियान की जो मैडम ने बात करी थी, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है, जहां आरटीई का जो फंड है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दूसरे सेक्टर में डाइवर्ट कर दिया है। इसके खिलाफ एक पिटीशन भी फाइल की गई है बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो जो ये पॉलिटिशियंस हैं, ये जो बच्चों के लिए जो पैसा दिया जाता है आरटीई में, उसको भी नहीं यूज कर रहे हैं, उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये अगर ये पैसा सही से यूटिलाइज किया जाता तो इन बच्चों को टैब्स या मोबाइल और इंटरनेट सुविधा दी जा सकती थी। ये देना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। रितिका कुछ कहना चाह रही हैं आप?
जी, दो बातें मैं कहना चाह रही हूँ कि इस समय शिक्षा का बजट बढ़ाने की जरूरत है, और इस साल का अगर आप बजट देखेंगे तो वो उसमें 20% वृद्धि हुई थी, लेकिन शिक्षा का बजट 10% घटा दिया गया था। अगर सरकार चाहे, दोनों राज्य और केंद्र सरकार, तो वो शिक्षा कर्मियों को एम्प्लॉय कर सकते हैं। इतनी बेरोजगारी है, लोगों को 10,000 रुपए पैसे देंगे तो वो घर घर जाके बच्चों को पढ़ा सकते हैं आराम से, लेकिन पैसे की जरूरत पड़ेगी, ये पहली बात। और दूसरी बात जो और मैं कहना चाह रही थी कि हाँ, ये संकट कोविड की वजह से हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब पूरी अर्थव्यवस्था खोल दी गई है, मॉल खुले हैं, सिनेमा खुले हैं, तो फिर क्यों सिर्फ स्कूल खोलने के मामले में कोविड का हवा बना दिया जाता है और डरा दिया जाता है कि इनको नहीं अभी सुरक्षित नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुला है, जहां पे खुली हवा नहीं चलती। ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल है वहां पे खुली हवा है, बरामदे हैं, पेड़ हैं, सब जगह पढ़ाई हो सकती है। कम से कम हफ्ते में 2 दिन बच्चा अगर टीचर से मिल ले तो उससे भी उसको बहुत मदद होगी। और ये जो उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए ना रितिका, वो इच्छा शक्ति चाहिए, वो प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं फिर वही बात कह रहा हूं रागिनी, मीन मेक नहीं, पर क्या इस समस्या का हल निकालना इतनी बड़ी चुनौती है? अगर हम सब मिलें, और जो जन भागीदारी की बात प्रधानमंत्री मोदी ने आज कही कि अगर समाज चाहे तो लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, वो चाहत दिखती है, वो इच्छा शक्ति है हमारी। या गरीब का बच्चा है, अरे छोड़ो, गरीब का बच्चा वो मजदूरी बनेगा, स्कूल से निकला तो वो मजदूर बनेगा ना? गलत कह रहा हूं मैं? संदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात कही इच्छा शक्ति की, और हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं, जहां चाह वहां राह। और राजनीतिक इच्छा शक्ति तो सबसे बड़ी है, क्योंकि राजनेता न सिर्फ प्रतिनिधित्व करता है बल्कि देश के पूरे महकमे, पूरे तंत्र का नियंत्रण भी उसके हाथ में होता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी आप ही के शो पर जिस सर्वे के बारे में बात हो रही है, भाजपा के प्रवक्ता उस सर्वे को भी नहीं स्वीकार रहे हैं, वो उसमें संख्या गिना रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया हो चुका है, वो आज उसका श्रेय ले रहे हैं। जब वो कमियों को स्वीकार ही नहीं करना चाहते तो सुधार कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न। आज मैंने कहावत से शुरुआत की, ऊंची दुकान मीठे पकवान, फीके पकवान, वो उनको पसंद नहीं आई गुरु प्रकाश जी को। तो आप एक्सपर्ट्स की राय नहीं सुनना चाहते, आप विपक्ष की राय नहीं सुनना चाहते, आप केवल अपने मन की बात कहना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे एनवायरनमेंट में समाधान नहीं निकल सकता। रितिका जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि स्कूलों को एक फेज तरीके में, एक स्टैगर्ड तरीके में खोलना तो शुरू करना ही पड़ेगा। पर फिर एक बड़ा सवाल वैक्सीनेशन का भी आ जाता। तो हम कहाँ खड़े हैं आज? हम अडल्ट पॉपुलेशन को कितना डबल डोज दे पाए हैं? बच्चों की वैक्सीन है, उसमें ट्रायल कहाँ तक पहुंचा है? और हमारे देश के बच्चे कब तक वैक्सीनेटेड हो पाएंगे, इस बारे में तो कोई प्रकाश है ही नहीं। नहीं, समाज इकट्ठा नहीं हो सकता, समाज एकजुट नहीं हो सकता गुरु। एक हो सकता है, एक कहावत और अगर इन्हें पसंद नहीं आई, मैं दूसरी बोल देती हूँ। मोदी सरकार के नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं, काम पर आप फोकस करिए, केवल गाल बजाने पर मत करिए। जन भागीदारी नहीं हो सकती इसमें, जिस बात का आह्वान प्रधानमंत्री कर रहे हैं। गुरु प्रकाश स्क्रीन पर। संदीप जी, ऐसा है कि हमारी बहन को रितिका जी की बातें पसंद आई, लेकिन अनुभा जी की बातें उन्होंने अनसुनी कर दी। महाराष्ट्र में आरटीई को लेकर के किस प्रकार फंड का डाइवर्जन हुआ, घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, उसकी बात अनसुनी कर दी गई है। संदीप जी, इस बात से आप भी सहमत होंगे कि वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी देखा है, गरीबी क्या होती है, और उन्होंने सदन में पहले दिन 2014 में आते ही कहा था, ये सरकार गरीब, दलित, वंचित और शोषितों की सरकार है। वैक्सीनेशन की बात भी की गई है। वैक्सीन को लेकर के हेजिटेंसी किसने फैलाया है? मैं पूछना चाहता हूं, आज हम लोग जब 70 करोड़ का आंकड़ा टच करने वाले हैं, और कांग्रेस की सरकार तो वहां कंफ्यूजन में थी, स्टेट गवर्नमेंट दे जी, सेंट्रल गवर्नमेंट दे जी, नहीं दोनों दे जी। इसलिए मुझे लगता है कि आज इनिशिएटिव गरीब का बच्चा, देखो आपको जानना चाहिए। आपने गरीबी देखी है, आपके पिता ने, बल्कि मैं कहूं देखी है, भोगी है, आपका परिवार भुक्त भोगी है। मुझे ये बताइए गुरु, गरीब का बच्चा स्कूल से निकल रहा है ना, वो पिछले 1.5 साल में, उसको स्कूल में डालना ही पहले एक बड़ा काम होता है, क्योंकि वो वर्किंग हैंड है, मजदूरी करेगा, घर में 2 पैसे लेकर आएगा। तो गरीब का बच्चा मजदूर बनने के लिए अभिशप्त है क्या? अमीर का तो पढ़ लेगा, मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है। संदीप जी, मैं कहीं से भी इन बातों को अस्वीकार नहीं कर रहा हूं। इस बातों को
मैं अस्वीकार नहीं कर रहा हूं और बोल रहा हूं कि आप गलत बोल रहे हैं, मैं इनकार करने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। ये संकट एक अप्रत्याशित संकट था, लेकिन 135 करोड़ के देश में मात्र 1300 बच्चे पे सैंपल साइज का सर्वे बना करके हम कंक्लूजन ड्रॉ कर लें, ये भी ठीक नहीं है। सरकार ये एक मानगी देता है कि नहीं देता है। 2 सर्वे और हो रहे हैं जिनका जिक्र किया रितिका ने। नहीं, एक और सर्वे जहां केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नवोदय विद्यालय समिति है, सीबीएसई है, उनके सर्वे का कोई महत्व नहीं है क्या संदीप जी? जब सरकार आज की तारीख में वो स्वयं हो, स्वयं प्रभा हो, स्वयं में लगभग 2.5 करोड़ बच्चे एनरोल हो चुके हैं, स्वयं प्रभा के माध्यम से लगभग 4 करोड़ से ऊपर यूट्यूब 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, आप ये खुद मानते हैं। 80 करोड़ लोगों की हालत यह है कि सरकार को 5 किलो अनाज यानी कि गेहूं या चावल देना पड़ रहा है। आप दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जन कल्याणकारी काम है, तो उनके बच्चे कितना पढ़ पा रहे हैं, ये सरकार को सोचना होगा। वो 1362 छात्रों पर किया गया सर्वे हो या 1,36,340 लोगों पर किया गया सर्वे हो, गरीब का बच्चा मजदूर बनने के लिए ही अभिशप्त है क्या? तो फिर वही बात जो मैंने शुरू में कही, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और पढ़ने लिखने का हक सबका है। ये हर राजनीतिक दल, हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।